अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। सेहत है, जान है तो जहान है, सब कुछ है। और ये हम बाज़ औक़ात रियलाइज़ भी नहीं करते। काम की कुछ रूटीन इस तरह की होती है और सबकी आई एम श्योर कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। आप काम में ऐसे ड्राउन हो जाते हैं, महू हो जाते हैं कि कुछ याद नहीं रहता, कुछ रूटीन भी जो है वो ऐसी हो जाती है कि आप डाइट का ख़्याल उसमें नहीं रखते हैं, फिर एक्सरसाइज़ हमारे रूटीन में उस तरह से शामिल नहीं होती है। नींद जो है वो कम लोग ले रहे होते हैं। सो बार-बार जो इस मुल्क में डायटीशियंस भी हैं, वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सोना वो एक मैक्सिमम स्लीप जो है 7 से 8 घंटे की वो लेना कितना ज़रूरी है। तो अभी 2 रोज़ कबल बल्कि आपसे शेयर भी मैं करती चलूँ 2 दिन पहले हमारे जो सियासी बैठक के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं अदील राजा साहब 2 रोज़ कबल उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको बर वक़्त बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ट्रीटमेंट मिली। और बहुत सारे लोगों ने हमसे भी कमेंट्स कर के पूछा कि जी वो जो कि बड़ा रेगुलर अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वो गायब हैं, वो किधर हैं? सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवरी मोड में हैं और रिकवर कर रहे हैं। आप उनके लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा उनकी सेहतयाबी के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको शेयर करते चलें कि जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 12:30 हो रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है। सो ईद से कबल ये अब जो न्यूज़ चैनल्स भी जिस तरह से खबर प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि जी एक बड़ा फ़ैसला, हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला और जी एक बड़ी खुशखबरी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ₹6 सिर्फ़ कम की है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 6-6 रुपए कमी करना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा रिलीफ़ नहीं, कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। सो ऐसे प्रेज़ेंट किया जा रहा है, वो आपको याद होगा। तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में ₹150 पेट्रोल पर जो है वो इतना शोर मचाया जाता था, इतना कोहराम बपा था इस मुल्क में, लेकिन यहाँ पर कीमतें अभी कम करने के बाद भी ₹402 और ₹403 पे जो है वो पेट्रोल और डीज़ल अगर आपको नज़र आए। तो मैंने जब कीमतें कोई अराउंड ₹250 थी, तब मैंने कहा था कि इफ यू लव समवन लेट देम गो। ₹250 फ़ी लीटर पे अगर पेट्रोल हो तो वो कितना ही आगे जा सकेंगे। सो अभी कीमतें जो हैं वो 402 और ₹403 के करीब, अगर ये करीब क्या 402 पे आ चुकी हो अगर पेट्रोल की कीमतें, तो आप जिससे मोहब्बत करते हो आप उनको जानने दीजिए, वो कितने ही दूर ₹402 फ़ी लीटर पेट्रोल पर जो है वो कितने ही आगे जा सकेंगे, घूम फिर के वो वापस आप ही के पास आएँगे। सो ये कोई बड़ा रिलीफ़ नहीं है। हुकूमत जो है, और मुझे तो हँसी भी आती है क्योंकि चाहे वो वज़ीर पेट्रोलियम हो, वो हमें बता रहे थे इस जंग के आगाज़ में जब लेवी आयद किया जा रहा था, तो हमें बताया जा रहा था कि जी क्योंकि एफबीआर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सक रहा तो इसलिए हमें लेवी बढ़ानी पड़ी। एहसन इकबाल साहब आए सामने, उनका भी मौक़िफ़ प्रीटी मच सेम था। अवाम क्योंकि टैक्स नहीं दे रही तो हमने लेवी बढ़ा दी। और फिर खुर्रम शहज़ाद साहब ने एंट्री मारी, वो फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं। उन्होंने एंट्री मारी और कहा कि जी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका सिर्फ़ इम्पैक्ट और सिर्फ़ जो असरअंदाज़ हो रहे हैं उससे वो बड़ी गाड़ियों वाले हैं। सो अमीर एलीट क्लास जो है वो सिर्फ़ अफ़ेक्ट हो रहा है। ये उनकी लॉजिक थी क्योंकि बाइक वालों को तो हम लोग एटलीस्ट हम उनको सपोर्ट फ़राहम कर रहे हैं। ये किस किस्म की बात थी? और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सारी चीज़ों पे जो इफ़ेक्ट आता है, जो इस पूरे जंग के दौरान आपने 5% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो 15% पे चला गया है। इन्फ्लेशन जो है, महँगाई की शरह डबल डिजिट पे आ चुकी है। ये कैसे इम्पैक्ट ये प्राइसेज़ नहीं करती? मतलब खुर्रम साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे और मैं उनसे जब सवाल कर रही थी तो वो फर्दर जस्टिफाई ये कह के कर रहे थे और उन्होंने कहा उम्मीद है कि आप पूरी क्लिप चलाएँगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल पूरी क्लिप चलाऊँगी, लेकिन आप समझाएँ तो सही कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जी ये पेट्रोल की कीमतें ₹250 थी, हम नहीं बढ़ा रहे थे ऊपर। तो जो बड़ी गाड़ी लैंड क्रूज़र वाला और जो बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं जो लोग, वो भी फ़ायदा उठा रहे थे कम प्राइसेज़ का। सो वो भी फ़ायदा उठा रहे थे और अवाम को भी भुगतना पड़ रहा था, तो इसलिए हम अवाम को गरीब को जो है वो हम बाइक वालों को जो है वो सब्सिडी देंगे, हम उनको सपोर्ट फ़राहम करेंगे। लेकिन अब तकलीफ़ है बड़ी गाड़ियों वालों को कि जब पेट्रोल 400 से ऊपर चला गया है, तो उनको पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि बाइकर्स को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये इतनी कोई ऐसी एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो बयानात आ रहे हैं इस हुकूमत में से, एक ही हुकूमत में से, ये ऐसे परेशान कौन है और किस किस्म का माइंडसेट हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका बताते हैं। आप ज़रूर कमेंट्स में अपने तासुरात से आगाह कीजिएगा कि ये हुकूमत जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका काम है कि जो ऑलरेडी टैक्स्ड है, उनको मज़ीद टैक्स के बर्डन में आप दबाते चले जाएँ। आपने टैक्स जो है वो मुसलसल आप बढ़ा रहे हैं।
आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब टैक्स नेट आपने कितना बढ़ाया? 4 साल इस हुकूमत को ऑलरेडी हो चुका है। 2022 में जब ये आए थे रिलीफ का कह के, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये 5वां बजट होने जा रहा है। 4 बजट देने के बाद आपने टैक्स नेट कितना बढ़ाया, कितनी आप सरमायाकारी इस मुल्क में लेकर आ गए, आपने अवाम को क्या रिलीफ दिया? सिर्फ ये कहना कि वो जी हम 2 साल से पिछले जो हम एफर्ट्स कर रहे थे उस पर पानी फेर दिया गया क्योंकि ईरान जंग जो है वो शुरू हो गई। आपने पिछले 4 साल का इस वक्त अवाम को आप अकाउंटेबल हैं, आप जवाबदेह हैं, आंसरेबल हैं कि आप बताएं कि आपने 4 साल में अवाम को क्या रिलीफ दिया। आप जब 400 से ऊपर पे पेट्रोल की कीमतें ले गए हैं, 450 से अब आप 402 रुपए पे लेकर आए, आपने फिर ईद के बाद जो है वो दोबारा अवाम बिल्कुल तैयार है क्योंकि अब जो बजट भी आ रहा है उसमें कोई बजट में रियायत नहीं होगी। मुज़ाकरात अब गुज़िश्ता रोज़ IMF के साथ ख़त्म हो चुके हैं। हफीज़ पाशा साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा मेरी गुजारिश ये होगी IMF से भी और हुकूमत से भी कि थोड़े रियलिस्टिक और कंजर्वेटिव ज़रा नंबर्स के साथ जो है वो आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक और ओवर एम्बिशियस टारगेट्स ना रखें क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पर आपकी डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो, महंगाई की शरह, और आप अगले माली साल के बजट में आप महंगाई का जो हदफ है महंगाई की शरह का वो आप 8.4% रखने जा रहे हो। सो ये क्या बता रहे हैं कि बहुत ओवर एम्बिशियस, और जो कि हालात इस वक्त बहुत ही अनसर्टन है दुनिया भर के भी। पाकिस्तान में और बात बात पे हमें जस्टिफाई बहुत किया जाता है ईरान जंग का हवाला दे देकर, तो जो खित्ते में ममालिक हैं वो भी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के तहत जो है वो मामला आगे चढ़ा रहे थे। सो लिहाजा पाकिस्तान में और FDI में भी लास्ट मंथ के फिगर्स अगर उठा के देख लीजिए, अलार्मिंगली 30% से ज़्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एक डिक्लाइन देखा गया है। सो अवाम को ही एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट अदा करनी है, उससे ही कीमत अवाम जो है वो चुका रही है। और अब तो लोग मजाक में भी कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जो वोट लेने वाले हैं वो अरबों का जहाज ले रहे हैं। लेने वाले पे की बात पे भी अलग से डिबेट हो सकती है, आप लोग को एतराज़ है इस बात पे कि वोट लिए भी नहीं है, लेकिन जो वोट देने वाले हैं वो बाइक से साइकिल पर मुंतकिल हो गए हैं। मतलब हाल ये है। और फिर वो एक प्रोग्राम में मुझसे सवाल हो रहा था कि जी चूंकि निज़ाम ने अब ये एक फील्डिंग ऐसी सेट कर ली है कि PTI पूरी क्रश्ड है और पीपल्स पार्टी की अब इस सिस्टम को ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी वो जो गारंटर्स हैं, तो अब क्या अब इसी तरह से हुकूमत जो है वो एक विन विन पोजीशन में होगी और यही लोग जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, स्पेशली नून लीग विच इज़ इन द ड्राइविंग सीट, उनके लिए सब अच्छा है, आगे भी होगा। तो मैंने कहा आप मामलात को जिस तरह भी ड्रैग कर ले, क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी का सवाल तो हमेशा ही रहेगा। आपकी इस वक्त तमाम शोबों में जो स्टेबिलिटी का एक प्री रिक्विजिट है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं नज़र आ रही, इंस्टेबिलिटी है, इसको मानना चाहिए। और आप अगर ये कहें कि जी निज़ाम ने चूंकि ये फैसला कर लिया है कि जी फील्डिंग सेट कर दी गई है, ये इस हद तक आपकी जो नौजवान नस्ल है या आपका जो एक वोटर है जिसको बार बार बावर कराया जाता है इलेक्शन से कबल कि हक राय दही जो है वो कितनी ज़रूरी है, अपना वोट अपने एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। दुनिया भर में एक वोटर की एक सैंक्टिटी होती है, वोट की एक सैंक्टिटी होती है, उसको इज्जत की निगाह से वोटर को देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जब इस किस्म की डिबेट जो है वो जानबूझ के छेड़ी जा रही हों कि जी निज़ाम ने अब सारी चीज़ें जो लूप होल्स थे एज पर द इनकम्बेंट्स उसको प्लग कर लिया गया है, और जहाँ जहाँ से उनको लग रहा था कि हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, हमने वो सारी जो सुराख थे वो बंद कर दिए हैं। तो आप जितने भी सुराख बंद कर लीजिए, अवाम को आप अगर अंडरमाइन करेंगे तो फिर तो नतीजा जो है वो फर्दर एक पोलराइजेशन जो है वो मज़ीद तूल पकड़ेगी, अनसर्टनिटी जो है वो गैर यकीनी मज़ीद क्रिएट होगी, लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे हर तरह से, तो लोगों को आप रिवोल्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। दुनिया भर में हमने इसी तरह से देखा है कि आपने जब यूथ के साथ, जो वो नौजवान नस्ल जिसके साथ आपने डिसंगेज आप रहे, जिसको आपने अंडर एस्टिमेट किया और आपने उसको उसके साथ जो है वो डिसंगेज रह कर अगर आपने मामला को आगे चलाने की कोशिश की, उसके राइट्स को आपने डिनाई किया, तो फिर उसने आगे आके फिर अपना फैसला खुद करना सीखा। और जिस तरह से रेवोल्यूशंस हमें नज़र आ रही थी और जिस तरह नौजवानों ने आके फिर निज़ाम संभाला, आपने एक मिसाल आप वो भी देखेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नौजवानों को, और जो स्पेशली ऑनलाइन जिस तरह से हमें डिजिटल मोबिलाइजेशन डिजिटल मूवमेंट्स नज़र आती हैं, सो इसी तरह से ऑनलाइन जो सार्फिन हैं, जो नौजवान हैं, उनको कॉकरोच के टर्मिनोलॉजी से तशबीह दी, कॉकरोच जो है वो कह के मुखातिब किया सुप्रीम कोर्ट भारत की। तो उस पर ऐसा रिएक्शन आया कि नौजवानों ने एक डिजिटल मूवमेंट के तौर पे
कॉकरोच जनता पार्टी करके एक मूवमेंट को नाम दे दिया बाकायदा, जिसमें बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे भारतीयों ने जो है उसमें एक शमूलियत भी इख्तियार की, उस मूवमेंट का हिस्सा बने। ये अगरचे कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी रिप्रेजेंट करती है उन नौजवानों को जो समझते हैं कि उनका फ्यूचर उनसे छीना जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत और जिस किस्म के रवैये वहाँ पर नौजवानों के साथ उनके हुकूक जो सल्ब किए जा रहे हैं, सो ये नौजवानों पर मुश्तमिल ये बुरी मूवमेंट है जो कि अपने राइट्स के लिए, जो अपने उनसे जिस तरह उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं उसके लिए, और जो उनका फ्यूचर है जिस तरह से एट स्टेक रख दिया गया है उस अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, वो एक मूवमेंट का उन्होंने इसको नाम दिया। और अगर आप उनको आप मॉक करेंगे या उनको आप अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे या आप उनको उनके साथ डिसंगेज रहेंगे या उनको उनकी आप तज़हीक करेंगे, तो फिर वो रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से, और फिर वो ऐसा रिएक्शन होगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी नौजवानों को बहुत हद तक अंडरमाइन किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। यही हमने हाल 2024 के इलेक्शंस में देखा था, एक डर खौफ पैदा कर दिया। आपने 2023 में देखा 9 मई के उन इंसिडेंट्स में आपने लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोगों को, बच्चों को उठा उठा के आपने जेलें भर दी हैं। जिस किस्म का उनके साथ सलूक किया, उनके फ्यूचर्स बर्बाद कर दिए, उनके मुस्तकबिल जो है वो तबाह कर दिए हैं। और बात घूम फिर के उसी पर आ जाती है कि जब फुटेजेस मांगी जाए, जब एविडेंसेस मांगी जाए, तो वो एविडेंसेस आप ना दिखा पाए। सो मेरे ख्याल से इस पर और मज़ीद क्या ही बात करें, लेकिन नौजवानों के साथ डिसएंगेज ना रहें, उनसे बात करें और ये बताना कि जी फील्डिंग सेट कर दी गई है और कौन सी पार्टी जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अगर जब आप कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसी अवाम से ही जो है वो आपने अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी जो आपके इस निज़ाम को दरकार है, वो इसी अवाम से आनी है। इसी अवाम से ही आपके मुल्क में वो जो ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जहाँ पर नौजवान होपलेसनेस में मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो मुल्क को आबाद भी करने वाला यही नौजवान है। ये मुल्क का मुस्तकबिल है। ये हमारे मुल्क का जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल, एक मेमार है। आपको इसको हर तरह से मुतमईन करने की ज़रूरत है। अब ज़रा बात करते हैं ये खातून है मोमिना इकबाल साहिबा, अदाकारा हैं, और जो ये साकिब चदर साहब जो हैं ये लीगी एमपीए हैं। इन्होंने पीटीआई से टिकट जो है वो हासिल करने की बड़ी भरपूर कोशिश की थी, इमरान खान से टिकट हासिल करने की, लेकिन रिफ्यूज़ल पे ये एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन्होंने कैंपेन अपनी पूरी भरपूर तरीके से चलाई और उस पे चलाई कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, ऑल्दो कि इनको टिकट नहीं मिला था। लेकिन बहरहाल ये जीते और उसके बाद ये नून लीग में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। अभी कुछ रोज़ से ये बड़ा सोशल मीडिया पे मोमिना इकबाल और जो साकिब चदर साहब वाला मामला है वो सामने आया था। मैंने खैर उस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया था, लेकिन आज वीडियो में ज़रूर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। सो मोमिना इकबाल और साकिब चदर साहब के मामले पे इस वक्त उनके वकला भी सामने आके बहुत बातें हो रही हैं दोनों साइड से। एक तरफ से मोमिना इकबाल साहिबा की जो बहन है वो आके बता रही हैं कि 1 जून को मोमिना साहिबा का निकाह होने जा रहा है और प्राइवेसी का, फैमिली की जो है वो ख्याल रखा जाए। लेकिन मोमिना साहिबा खुद साइबर क्राइम में उन्होंने कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर दी है। आज वो थाने भी पहुंच गई थी, एक जो कि बताया जा रहा था कि जी मुकदमा चदर साहब के खिलाफ जो है वो दर्ज नहीं हो पा रहा था। जी खबरें सामने ये आ रही हैं कि जी 5 साल से मोमिना साहिबा और जो साकिब चदर साहब है, ये दोनों का राब्ता था, ताल्लुक था और रिलेशन में थे, मुबैना एक रिलेशन में थे और गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं। ये साकिब चदर साहब के जो वकील हैं मियाँ अशफाक साहब द ग्रेट, उन्होंने आके ये रोशनी डाली इस बात पे कि जी करोड़ों करोड़ों रुपए, और उन्होंने जितने नंबर्स ऐड करने की वो कोशिश कर रहे थे, वो बहुत हैरान कुन था कि करोड़ों रुपए की नौयत के जो है वो गिफ्ट्स मोमिना साहिबा को दिए गए हैं और उसके एक्सचेंज में मोमिना साहिबा ने क्या दिया है, इस पर बहुत रोशनी डाली जा रही थी। लेकिन जब दो लोग रिलेशन में हो तो दोनों जो है वो अकाउंटेबल भी होते हैं और दोनों का कंसेंट भी शामिल होता है। और ये जो तोहफ़े तोहफ़े देने की जो बातें होती हैं ना, ये बड़ी छोटी बातें होती है कि बाद में जी आप जता रहे हो। सो दोनों बहरहाल अब एक दूसरे पे आके जो एक्यूजेशंस हैं उसका सिलसिला नज़र आ रहा है। वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। आप पब्लिक में जब एक दफ़ा ये डोमेन में लेकर आ गए हैं, तो हर तरह के कमेंट्स भी आएंगे, हर तरह की बातें भी होंगी, और ना मोमिना साहिबा जो है वो इतनी मोमिना साउंड करेंगी, ना ही चद्दर साहब जो है वो इतने कोई
नेक और नमाजी परहेजगार जो है वो साउंड करेंगे। दोनों जो है वो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि जितने ज़मीन के ऊपर हैं उतने ही ज़मीन के नीचे हैं। चदर साहब को प्रॉब्लम उस वक्त हुई कि जब उनको पता चला कि मोमना साहिबा जो उनके साथ रिलेशन में भी थी और शायद मंगनी तक भी बात चली गई थी, उनको पता चला जी बकौल उनके वकील साहब के भी कि मोमना साहिबा की पहले शादी हुई है। कोई एक शादी कोर्ट कर रहा है, कोई 2 शादियाँ कोर्ट कर रहा है। लेकिन मोमना साहिबा ने जो अब अपनी कंप्लेंट जो लॉन्च कराई है और जो मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके साथ उन्होंने अपना एक बयान भी साथ जो जमा कराया है, उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनको जब वो इनसे बात कर रही थी या इनके साथ राब्ते में थी, तो जो चदर साहब हैं, उनकी बीवियों ने उनसे राब्ता किया और उनको खूब सुनाई। तो टर्न्स आउट कि जी उनको पता नहीं था कि चदर साहब खुद भी पूरे हैं और उनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है। तो चदर साहब को एतराज़ है कि मोमना साहिबा ने छुपाया, उधर मोमना साहिबा कह रही है कि चदर साहब ने, दोनों इक्वली कॉम्प्लिसिट एंड इक्वली टू बी ब्लेम्ड। और अब जो है वो पूरी मुल्क जो है वो इस और पूरी हमारी आवाम सारी की सारी इस डिबेट में फंस गई है कि जी मामला कैसे सुलझाया जाए। कि मरियम नवाज साहिबा की मैं जिस तरह बात बताई थी कि उन्होंने आके कहा कि हालिया मामला जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक रुकने सूबाई असम्बली और एक मारूफ मीडिया शख्सियत शामिल हैं, एक ज़ाती नौयत का मामला है और इसे मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। ताहम मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि किसी खातून को हरासा करने, धमकाने या इस्तेहसाल की कोशिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। कोई फ़र्द चाहे उसका ओहदा, हैसियत या सियासी ताल्लुक कुछ भी हो, कानून से बालातर नहीं। रियासती इदारे आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। किसी खातून को ज़ाती मवाद मंज़र आम पर लाने की धमकी देकर दबाव डालने या इस्तेहसाल करने की हर कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इसे मुतल्लिका अनासर के लिए वार्निंग्स समझा जाए। दोबारा रिपीट करती हूँ, उन्होंने कहा किसी खातून को ज़ाती मवाद मंजर आम पर लाने की धमकी देकर दबाव डालने या इस्तेहसाल करने के, अब लोगों ने इस पर भी रिस्पॉन्ड किया। हालांकि मरियम साहिबा जहाँ पर कहती है ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, अच्छा इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया, लेकिन उससे पहले हमें इम्प्रेशन जो एक तासुर मिला था वो ये था कि मुल्क को जो मुल्क के प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जो आवाम की, जो अभी हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, जिस पर ये हुकूमत अकाउंटेबल बनती है। मरियम साहिबा का बाकू का ट्रिप, आप अरबों के जहाज़ में अपने पूरा एंटोराज को लेके चली गई हैं, अपनी पूरी काबीना को। वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, सिंध हुकूमत ने जो है वो एक नाज़िम भेजा था। आप अपनी पूरी की पूरी सहेलियों समेत जो है वो चली गई हैं। अब लोग उस पे सवाल कर रहे थे, शोर मच रहा था। पूरा बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। मतलब इतना गैर ज़रूरी है। हम पूरा मुल्क जो है इस वक्त एक कपल को और उसकी जो लाइफ, पर्सनल लाइफ है, वो जी डिस्कस करने में लगा है। कितने तहाइफ दिए हैं, क्या मामला था, किसकी 2 शादियाँ थी, किसकी 3 शादियाँ थी, कितने साल से रिलेशन में थे, क्या-क्या तोहफ़े दिए, कितने करोड़ों की नौयत, पूरे मुल्क को जो है वो ऐसा लग रहा है कि एंगेज करके रखा हुआ है। सो दैट कि आपकी जो तमाम तर तवज्जो है वो मुल्क के जो हकीकी मसाइल है अवाम के, उससे आपकी तवज्जो हटाते हैं और आप इन हुक्मरानों को जो है वो एक सेफ एग्जिट दे दें। आप उनसे सवाल ना करें। ज़ाहिर है मतलब जितना कम सवाल होगा, अब तो बजट के उसमें तो ज़्यादा आवाम कोहराम मचाए, शोर बरपा हो, लेकिन वो शोर से आपकी तवज्जो, बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी पूरी तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ऑन पर्पस, डिलिबरेटली। और एक मेरे कोलीग से मेरी बात हो रही थी तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा मुझे क्यों लग रहा है कि एकदम से मरियम साहिबा सामने आके कहेंगी कि जी बिल्कुल लीगी कारकुन को भी नहीं बख्शा जाएगा और बिल्कुल सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाएगी। हालांकि यही लीगी जो एमपीए हैं, इनके ऊपर तो सख्त, इनकी तो रुकनीत मुअत्तल फ़ौरन हो जानी चाहिए थी। किसी को इल्म नहीं था कि ये रिलेशन जो है, इन्होंने एक सीक्रेट रिलेशन रखी हुई है। मंगनी भी अगर इन्होंने कर ली थी तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ था। सो इनको तो पहली फुर्सत में जो है वो नाअहल डिस्क्वालिफिकेशन इनकी बनती थी। 62-63 पे तो ये पूरे ही नहीं उतरते। उसके अलावा आपने बहरहाल मैं और मेरे कोलीग जो है वो हम यही डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद एकदम से मरियम साहिबा का ट्वीट आता है। मरियम साहिबा अपनी ट्वीट में कहती किसी खातून को ज़ाती मवाद मंजर आम पर लाने की धमकी देकर, क्योंकि धमकी का जो मामला है, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, कोवर्जन, ये एक अलग नौयत का है और ये इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप जी ओ जी कितने तोहफ़े दिए हैं, ये किया है, रिलेशन में थे। आप धमकी दे रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, आप अंडर प्रेशर लेकर आ रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उसको डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। क्योंकि जो जवाब उन्होंने जमा कराया है मोमना साहिबा ने, उसके मुताबिक जी बताया जा रहा है कि वाजिबुल कत्ल हो अगर मुझसे शादी ना करो। ये शादी करना चाहते थे और शायद खातून ने इनकार कर दिया था, कुछ इस किस्म की भी बातें सामने आ रही थी।
مجھے مجبور مت کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملے گی. سو یہ جملے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مومنہ صاحبہ نے کوٹ کیے ہیں ثاقب چدر صاحب جو ہیں لیگی ایم پی اے ان کی جانب سے. سو جہاں پر لائک آئی سیڈ کہ مریم صاحبہ نے جو یہ گفتگو کی ہے اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ مریم صاحبہ اگر کہیں کہ کسی خاتون کو ذاتی مواد منظر عام پر لانے کی دھمکی دے کر دباؤ ڈالنے. سو کچھ سوال نون لیگ سے بھی کہ بڑی ساری ویڈیوز لوگوں کی پرسنل ویڈیوز اپنی پولیٹیکل اپنے ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے بھی چلائی گئی. سو اس پہ بھی بہت سوال اٹھتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا, جس کروٹ بھی بیٹھے بہرحال, لیکن پوری قوم کو جو ہے وہ واپس سے حقیقی ذرا ایشوز کی طرف آ جانا چاہیے, کیونکہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کا پورا جو ایک اٹینشن ہے آپ کی وہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے کسی اور طرف. آخر میں کلوز کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے بڑا زبردست جواب دیا, ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے طیب بلوچ صاحب ہیں, رپورٹر ہیں, کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ طیب بلوچ صاحب جو ہیں ان کی پٹائی بھی لگی تھی ڈیالہ کے باہر, سوالات اور کچھ اس طرح کے, اور ذرا تضحیک آمیز انداز میں جو گفتگو ان کی جانب سے کی گئی. سو علیمہ صاحبہ نے طیب صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں آپ طیب بلوچ جو ہے وہ سوال کرے گا. اچھا طیب بلوچ صاحب کا سوال تھا جی, خود سن لیجئے اور پھر آپ بھی جج کریے, اپنے کامنٹس میں بتائیے. یہ تم رہ گئے تھے, اچھا ذرا بتاؤ اب تمہارا کیا سوال ہے؟ ایک نے پوچھ لیا ہے, اس کو فکر کے پی کی ہے, آپ کو کیا فکر ہے آپ بتاؤ. میڈم چونکہ 9 مئی گزرا ہے تو میرا آپ کو نواز شریف شہباز شریف کی حکومت کی کسی کی فکر نہیں. مریم نواز جو جہاز خریدا ہے اس کا پوچھ لیتے. چلو آگے پوچھو, آپ بتاؤ تمہارا سوال رہ گیا. پی ٹی آئی پر جو 9 مئی کا داغ ہے اس سے جو ہے جی اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اس کو دھونے میں ناکام ہوئی, اور اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت سے ایک انتشاری گروہ میں تبدیل ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو بدنامی نہیں ہوئی؟ طیب تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, تمہیں بہت عجیب سوال دے کر بھیجا ہے. یہ تو حقیقت ہے, 9 مئی ابھی گزرا ہے. نہیں میری بات سنو, داغ تو آج آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو سوال یہ دیا بہت زیادتی کی ہے. میں اس پہ احتجاج کرتی ہوں, یہ زیادتی ہے, یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ سارے احتجاج کرتے ہو طیب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں طیب بہت ہمارا یہاں بیٹا ہے, یہاں پہ آتا ہے, اور اس بار کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے. اچھا کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے, مت ان سے یہ جو دونوں آپ کے ساتھ جو کیا ہے ان کو اجازت نہ دیا کرو. مجھے کہتے ہیں نا has learned the art of dealing with these reporters, جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو فیڈ کر کے سوالات بھیجے گئے. انہوں نے کہا طیب تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا, تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, تمہیں یہ سوال دے کر بھیجا ہے. تو انہوں نے فل چسکا لیا اس چیز کا, انہوں نے فل جو ہے وہ موک کیا, اور طیب صاحب کا سوال جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. کہ یہ سوال واقعی میں فیڈ کیا گیا تھا, ضرور کامنٹ سے آگاہ کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کرتے رہیے.